हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस हिस्ट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द एंशियंट किंगडम्स। यहाँ हम जानेंगे जो रूलर्स वगैरह होते हैं उनके पास पावर्स कैसे आई, वो पावरफुल किस तरीके से बने। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे अपने लीडर्स और रूलर्स जो होते हैं आज के टाइम पे वोटिंग के द्वारा चूज किए जाते हैं, तो ये भी उस टाइम पे कॉमन था। लगभग 3500 या 3000 साल पहले की बात है। जो राजाज थे वो भी जन के तरह चूज किए जाते थे, जो पीपल्स होते थे उनके द्वारा चूज किए जाते थे, और वो जो एज थी उसे वैदिक एज बोला गया। देन उसके बाद जो वैदिक एज है, राजाज जो है वो हेरिडेटरी में आ गए। देन उसके बाद मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो चीज आ गई उसके बाद। तो लगभग 2600 साल के अराउंड की बात है, एक न्यू मेथड आया, नया तरीका आया जो कि सारे किंग ने अडॉप्ट किया, जो जिससे भी जो सारे किंग थे वो पावरफुल बन गए और उन्हें मेनली बोला जाता था महाराज या सम्राट। ये किया जाता था एक बलि देकर, एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस देकर, जिसे बोला जाता था अश्वमेध याजना या हॉर्स सेक्रीफाइस। इस रिचुअल में ये होता था कि जो रॉयल हॉर्स आता था वो बिल्कुल उसे फ्री छोड़ दिया जाता था, पूरे साल के लिए भागने के लिए उसे फ्री छोड़ दिया जाता था। देन जो हॉर्स होता था उसके पीछे पीछे बैंड लगे रहते थे, देन उसको फॉलो करते थे, बहुत सारे वेरियस फॉलो करते थे जहां जहां हॉर्स जाता था। हाँ, जिस जिस रीजन में वो हॉर्स घूमता था वो पूरा जितनी भी टेरिटरी है, जितने भी किंगडम्स कवर करते थे वहां वहां तक जाता था। तो अगर हॉर्स क्या है किंगडम्स में चला जाता था, किसी भी राजा के अगर वो रुक जाता था तो वहां पे फाइट हो जाया करती थी, लड़ाई हो जाया करती थी। इससे क्या है उनको बहुत ज्यादा हैवी प्राइस, बहुत ज्यादा नुकसान चुकाना पड़ता था और याजना के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाने पड़ते थे। अगर उनको हॉर्स जो है उनको अलाउ होता था पास करना, मतलब अगर वो हॉर्स जो है उस किंगडम से पास हो जाता है मतलब वो एक्सेप्टेड हो जाता था राजा, फिर उस राजा को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, भले ही वो उससे भी स्ट्रांग हो तो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता था। जो राजा जिनने यज्ञ वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया था वो बहुत पावरफुल हो जाते थे और जो भी और दूसरा राजा होता था उनके लिए गिफ्ट लेके जाते थे। देन जो किंग बोला जाता था उनको सम्राट या एम्परर बोला जाता था उन किंग को। तो वहां की मेनली सबसे बड़े एम्परर बनने की रिवाज ये भी थी। तो प्रीस्ट जो थे वो भी ये सब परफॉर्म करते थे रिचुअल्स के लिए। इसमें मेनली होता था कुछ वाटर होता था, थोड़ा सा पानी छिड़कते थे किंग्स के ऊपर जो प्रीस्ट होते हैं, उनकी ब्रेवरी की, उनकी विक्ट्रीज की, उनकी जीत की, जो कि उन्हें बैटल्स में जीता है, उनकी कहानियां सुनाया करते थे। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, विश या वैश्य, ये भी सारे गिफ्ट्स लाते थे उनके ऊपर। कुछ पीपल्स जो थे वो इस सारे रिचुअल से एक्सक्लूडेड थे, इस रिचुअल से, मतलब ये सारे वो रीति रिवाज जानते नहीं थे कुछ पीपल्स जो थे। अब यहाँ हम वर्णास के बारे में हैं, तो पहले जो वैदिक पीरियड होता था उसमें पीपल जो थे वो अपने ऑक्यूपेशन से डिस्क्राइब किए जाते थे। वैदिक पीरियड में जो प्रीस्ट थे वो पीपल में डिवाइडेड थे, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे जिनको बोला जाता था वर्णास। तो उनके अकॉर्डिंग जो हर वर्णा जो होता था उनका एक फंक्शन सेट होता था, उनकी ड्यूटी सेट होती थी, हर ऑक्यूपेशन सेट होता था उनका। उसके बाद प्रीस्ट ने ये बोला कि जो ग्रुप्स हैं ये डिसाइड किए जाएंगे उनकी बर्थ के बेसिस पे। जो वर्ण सिस्टम था देन वो बहुत रिजिड बन गया, ज्यादा कठोर बन गया। तो पहला जो वर्णा था जो कि ब्राह्मण्स का था, वो एक्सपेक्ट करते थे उनकी वेद की स्टडी, सेक्रीफाइसेस, गिफ्ट्स, मतलब गिफ्ट्स लेना, दक्षिणाज लेना, ये सब ब्राह्मण्स का काम था। सेकंड वर्णा आता है क्षत्रिय का या रूलर्स का, या जिसे बोलेंगे हम वैरियर्स। ये एक्सपेक्ट करते थे लड़ाई लड़ने के लिए, बैटल्स फाइट करने के लिए, पीपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन थर्ड आता था विश या वैश्य जिसे बोलते हैं हम। इनको एक्सपेक्ट किया जाता था फार्मर्स का, हर्डर्स का, ट्रेडर्स का, ये सारा काम करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे। और जो क्षत्रिय और वैश्य होते थे वो भी सारे सेक्रीफाइसेस में पार्ट लिया करते थे। जो क्षत्रिय और वैश्य भी थे वो भी वेद्स की भी स्टडी कर सकते थे। वो फोर्थ वाला वर्ण आता है शूद्र। तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसके बारे में। इसमें मोस्टली लेबर्स हुआ करते थे जिसमें से कुछ क्राफ्ट पर्सन्स या कुछ हंटर गैदर्स होते थे। तो बहुत सारे पीपल ने इस वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था जो कि प्रीस्ट के द्वारा किया गया था। कुछ किंग्स थे वो सोचते थे कि वो प्रीस्ट से भी ज्यादा सुपीरियर हैं, और बहुत ज्यादा थिंकर्स जो थे ईस्ट में वो इस चीज को अपोज करते थे कि जो वर्णा का सिस्टम है वो बर्थ के थ्रू ग्रुप किया गया, ऑक्यूपेशन के थ्रू ग्रुप किया गया, वो इस चीज को अपोज करते थे। और पीपल का जो बहुत बड़ा पार्ट होता था वो अपोज नहीं करता था इस हाई पोजीशन को। किंग के कोर्ट्स में प्रीस्ट बोल रहे हैं, जो भी कुछ वो बता रहे हैं उनका अपोज नहीं करते थे। देन नेक्स्ट आता है जनपद। ग्रुप के लीडर्स होते थे जिनको वैदिक पीरियड में बाद में बोला गया राजाज और किंग्स। इस
रिचुअल्स रिजल्ट के बाद, ये जो कोई भी रिचुअल होता था या कोई भी सेक्रीफाइसेस होता था, इनके रिजल्ट के बाद जो लीडरशिप है वो हेरिडिटी में आ गए। ग्रुप के सारे नंबर्स बढ़ते चले गए, तो किंगडम जो भी थे इनके भी नेम दिए गए अलग अलग क्लेन के, अलग अलग रूलिंग क्लेन के। और ये सारा जो क्लेन होता था ये बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाइड करता था, जो कि दूसरे क्लेन से सेपरेट होता था, यानी कि दूसरे ग्रुप से सेपरेट होता था। जो लैंड होता था इन क्लेम्स का, ट्राइब्स का या जन का, सेटल्ड होते थे और इनको बोलते थे मेनली जनपद। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी निकाले थे कि जनपद जो है एग्जिस्ट करते थे कुछ एरियाज में, जैसे कि पुराना किला आ गया दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ के पास जो है, खेरा ईटा के पास जो है उत्तर प्रदेश में। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे चीज फाउंड हुई, जो कि मतलब पीपल जो है वो हट्स में किस तरीके रहते थे, कैटल्स हुआ करते थे या कोई भी और एनिमल्स हुआ करते थे। ये बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स ग्रो किया करते थे, राइस, व्हीट, बैर्ली, पल्सेस, शुगर केन, मस्टर्ड, सीसम, ये सब चीज ग्रो किया करते थे। तो शुगर केन जो था वो ग्रो नहीं किया जाता था हड़प्पन्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद वैदिक पीपल ने ग्रो किया। जो जनपद के पीपल होते थे वो अर्थन पॉट्स बनाते थे, जिनको ग्रे पेंट से कलर किया जाता था। उन पे अलग अलग ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाते थे, मतलब उनको डिजाइन से पेंटेड किया करते थे। देन नेक्स्ट बात करते हैं महाजनपद की। देन वैदिक एज के बाद जो आर्यंस जो थे गंगा वैली की तरफ मूव कर गए। जो फॉरेस्ट थे वो उनको क्लियर करा अपनी सुख सुविधा के लिए। तो टाइम में जो जन्स थे वो साइज में बढ़ते चले गए, उनके पावर्स बढ़ते चले गए और वो लैंड में सेटल हो गए, जिन्हें बोला जाता था जनपद। तो जनपद होते थे वो भी लार्ज होते चले गए और जा गए लैंड में, मतलब उन्हें लैंड को और ज्यादा कैप्चर कर लिया, वो जनपद और आगे बढ़ते चले गए। और कुछ जनपद जो थे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, रिच हो गए और दूसरे लोग से। देन उसके बाद इनको बोला जाने लगा महाजनपद। 2500 साल पहले वहां पे 16 महाजनपद से मोस्ट महाजनपद जो होते थे उनकी कैपिटल सिटी होती थी, जिसमें से कैपिटल जो होते थे वो फोर्टिफाइड होते थे, मतलब उनके पास बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी, वुड की, ब्रिक की, स्टोन्स की, जो कि कैपिटल सिटीज के अराउंड बनी रहती थी। और किंग्स जो थे वो चाहते थे ये शो करना कि वो बहुत रिच है, उनके पास बहुत पावर है, और वो प्रोटेक्ट रहते थे किसी भी अटैक से, कि बाहर से कोई अटैक ना आ जाए। इसलिए वो वहाँ की वॉल्स जो है बहुत बड़ी बड़ी बनाया करते थे। इस वॉल्स को सब बनाने के लिए उनको प्लानिंग की ज़्यादा अच्छे से रिक्वायर्ड थी, ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसमें बहुत सारी ब्रिक्स लगती थी, लाखों ब्रिक्स लगती थी, हज़ारों लेबर्स लगती थी, पैसे लगता था या कोई भी और सोर्सेज लगता था। तो इसके बाद जो बहुत बड़े फोर्ट्स बने, इसके बाद नए टाइप के राजाज आए जिनने बिग आर्मीज मेंटेन करनी चालू कर दी। सोल्जर्स जो होते हैं उनको रेगुलर सैलरीज पेड किया गया, जो पंच वाले कॉइन्स होते हैं उनके साथ सैलरीज दी गई। देन नेक्स्ट बात आती है इसमें है टैक्स की। तो जो राजा होते थे जनपद के वो डिपेंड होते थे अपने गिफ्ट्स पे, जो कि पीपल के द्वारा आ रहे हैं। रूलर्स होते थे महाजनपद के, उन्हें ज्यादा रिसोर्स चाहिए होता था बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने के लिए, अपनी आर्मीज को मेंटेन करने के लिए, या कुछ भी शो करने के लिए। वहाँ के जो एम्प्लॉयड होते थे उन्हें टैक्स कलेक्ट करने चालू कर दिए, कैश की फॉर्म में और किसी भी काइंड की फॉर्म में। जैसे कि 1/6 शेयर जो होगा क्रॉप का, वो जो फार्मर्स जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1/6 पार्ट जो होगा वो उनका होगा, किंग्स वगैरह का होगा। एनिमल्स है या कोई भी एनिमल प्रोड्यूसेस है, हर्डर्स है, वो पर्सन के थ्रू एक दिन का काम किंग के लिए हर महीने गुड पे टैक्स लगाना, खरीदने पे, बेचने पे, ट्रेडर्स के द्वारा इन सब चीज पे टैक्स लगा देना। फॉरेस्ट के पार्ट होते थे वो भी बहुत चीज प्रोड्यूस करते थे, फ्रूट्स, गम्स, रेजिन्स, हंटर्स और गैदर्स के थ्रू, तो इन सब चीजें टैक्स इकट्ठा किया करते थे। देन एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था रेवेन्यू का। पर सारा बार्टर सिस्टम चेंज हो गया और जो कॉइन्स थे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के, ये स्टेट के द्वारा इशू किए जाने लगे। देन उसके बाद टैक्स कलेक्ट किए जाने लगा कैश के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। तो इस टाइम पे जो आयरन प्लोशेयर्स होते थे जिससे सॉइल वगैरह खोदते हैं वो इंक्रीज हो गए। इनसे मेनली हैवियर क्ले सॉइल टर्नओवर होते थे, मतलब सॉइल को खोदा जाता था। वुड वाले प्लोशेयर से बेटर थे आयरन के, ये मेनली हेल्प करते थे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स को ग्रो करना। कुछ पीपल जो होते थे उनने ट्रांसप्लांटिंग चालू कर दी थी, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन चालू कर दिया था। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होता चला गया प्लांट्स का। ट्रांसप्लांटेशन पैडी का ये होता था, ये बहुत बैक ब्रेकिंग वर्क होता था, मतलब इससे क्या है पेट वगैरह में दर्द हो जाया करता था ज़्यादा। सो जनरली जो स्लेव मैन होते थे, दास जो होते थे, या दास या दासी जो होते थे, लैंडलेस लेबर्स होते थे, वो इस वर्क में एंगेज रहते थे, इस वर्क ये सारे वर्क काम करते थे। और किंग्स होते
वो इनकरेज करते थे आयरन को, आयरन की जो प्लोशेयर्स होती थी इनके यूज करने के लिए उसको इनकरेज करते थे, और एनकरेज करते थे स्लेव्स के लिए, लेबर्स के लिए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होती एक्सपेंसेस के लिए अपने, और पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ केस स्टडी पढ़ते हैं मगध की। मगध जो है वो प्रेजेंट डे जो बिहार है उसका एक पार्ट है। मगध जो है बहुत रिच और पावरफुल रहा है 200 ईयर से। तो इसके डेवलपमेंट का रीजन ये था मेनली, जो गंगा रिवर थी या संजो रिवर थी वो फ्लो करती थी मगध से, जो कि बहुत फर्टाइल है, लैंड को बहुत फर्टाइल बनाती है और पूरा पानी देती है, पूरे साल पानी देती है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज भी है। तो ट्रेडर्स जो है वहाँ ट्रेवल्स करते थे बड़ी बड़ी बोट्स में, सी के थ्रू, गंगा के थ्रू, दूसरे कोस्ट में जो कि साउथ इंडिया में था वो जाते थे सिल्क के साथ, मुस्लिम्स के साथ, इन सब चीज को लेके जाते थे और आते थे वहाँ स्पाइसेस को लेके, जेम्स को लेके, यानी कि ज्वेल्स वगैरह होते हैं उन चीज को लेके, जो कि नॉर्थ में बहुत ज्यादा डिमांड थी उसकी। देन सेकंड रीजन ये आता है, जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट थे मगध में वो वुड प्रोवाइड करते थे हाउस को बनाने के लिए, कार्ड्स को बनाने के लिए। एलिफेंट्स जो होते थे फॉरेस्ट में वो भी पकड़े जाते थे, वो भी लिए जाते थे, उनको ट्रेन किया जाता था आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। थर्ड रीजन ये था, जो आयरन ओर्स है वो मगध में प्रेजेंट था, आयरन जो है वो ऑब्टेन्ड होता था वहां से, और बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे वहां पे। तो मगध का क्या है, उसके बहुत दो पावरफुल रूलर थे, बिंबिसारा और अजातशत्रु, जो की कैपिटल थी राजागिरा, जो प्रेजेंट डे राजगीर है बिहार में। देन उसके बाद अजातशत्रु जो है वो हो गया पाटलिपुत्र की कैपिटल में, जो कि रिवर गंगा के जंक्शन पे सिचुएटेड करती है, सरयू के और सन के, इन तीनों के। पाटलिपुत्र के पास एक नेचुरल बैरियर है रिवर्स का, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है इन सारे इन्वेंशन से, सारे झगड़े लड़ाइयाँ वगैरह से कोई अटैक नहीं कर पाए उसके पास। तो ओल्ड बुक्स में ये चीज मेंशन है कि किस तरीके से अजातशत्रु जो है वो न्यू वेपन्स को अपनी वार्स में यूज किया करता था। सक्सेसर थे अजातशत्रु के, वो कमजोर थे। महापद्म नंदा जो था वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर था, कंट्रोल बढ़ता चला गया नॉर्थ वेस्ट पार्ट के सब कॉन्टिनेंट में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मगध को कन्वर्ट किया था और एक अपनी मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। 326 बीसीई में जो ग्रीक रूलर था जिनका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि इन सारे वर्ड को अपने कब्जे में लेना चाहता था और इंडिया के लिए भी आया था नॉर्थ वेस्ट से, लेकिन उसके सोल्जर ने रिवर्स को क्रॉस करने के लिए मना कर दिया था। वो लोग डर गए थे कि कितना बड़ा किंगडम है मगध का, जहाँ पे बहुत सारी आर्मीज है, बहुत सारे सोल्जर्स, चैरियट्स, एलिफेंट्स, बहुत सारी चीज है। अलेक्जेंडर ने टर्न कर लिया और वो अपनी दूसरी डायरेक्शन में चला गया, एशिया माइनर की तरफ। देन नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं वाजी की, जो एक रिपब्लिक था। जो मगध जो था बहुत पावरफुल था और बहुत रिच किंगडम था, बट वाजी जो था वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके जो गण और संघ थे वो भी बहुत रिच थे। गण मतलब जो पूरा ग्रुप होता है और संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है, वो भी बहुत रिच थे। तो गण और संघ में एक नहीं बहुत सारे रूलर्स होते थे जिनको सबको राजा के नाम से जाना जाता था, और ये सारे राजा जो होते थे ये सब रिचुअल्स परफॉर्म करते थे एक साथ मिलके, ये असेंबलीज में मीट किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे और अलग अलग मैटर्स पे डिसाइड करते थे, वॉर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, या कोई भी पब्लिक की जो इंटरेस्ट या कोई भी इश्यूज वगैरह होती थी उसके ऊपर डिस्कस करते थे ये सब। संघ से इनके लिच्छेवाज, मल्लास मैम और भी। तो बाजी जो था क्लेन्स थे कॉन्फेडरेशन के, जिसमें से लिचाविस जो था बहुत ज्यादा पावरफुल था। पीपल होते थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया करते थे, जन मुखिया, वजीगण परिषद तक। तो चेयरमैन होता था काउंसिल्स का, उसे मेनली बोला जाता था गण प्रमुख, जो कि डेमोक्रेसी का जो हेड होता है। कभी कभी किंग बना दिया जाता था अपनी पोस्ट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी की वजह से नहीं, अपनी पोस्ट की वजह से। तो वाजी की जो कैपिटल थी बहुत एक प्रॉस्पेरस सिटी थी, नाम था उसका वैशाली। देन वर्ड्स के दूसरे पार्ट्स में जाते हैं। लगभग 2500 साल पहले जो एथेंस के पीपल थे ग्रीस में, उनने भी गवर्नमेंट सेटअप की थी, उनने गवर्नमेंट फॉर्म की थी जिन्हें बोला जाता था डेमोक्रेसी। बट वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी जो आज के टाइम पे रिफर करती है, जिसमें वुमेन्स और स्लेव्स जो थे वो एक सिटीजन्स की तरह कंसिडर किए जाते थे। पहले ऐसा नहीं था। जो सारे मैन थे 30 से ऊपर तक है वो फुल सिटीजन्स के तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता था, लेकिन वुमेन और स्लेव्स को नहीं किया जाता था। सारे सिटीजन्स जो थे वो सब असेंबली अटेंड करते थे। साल में लगभग 40 से भी ज्यादा टाइम बार मिलते थे, उनकी मीटिंग होती थी। सिटीजन एक्सपेक्ट करते थे कि उनको आर्मी में, नेवी वगैरह में जगह मिले, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती थी बहुत सारे पोजीशन में वो एक लॉटरी की तरीके से होती थी। देन महावीर और बुद्ध दोनों जो थे वो भी गन्स और संघ से बिलोंग करते थे। पावरफुल किंगडम्स के राजाज होते थे वो संघ को ये सब हराने के लिए में लगे रहते थे।
लेकिन फिर भी जो गण और संघ जो थे उनने कंटिन्यू रूल किया 1500 साल तक, मतलब 1500 साल पहले तक रूल किया कंटिन्यूसली। वो पहले ऐसी डेमोक्रेसीज में थे, इन्हें मिली डायरेक्ट डेमोक्रेसीज बोले जाता था। जो गुप्ता रूलर्स था उनने लास्ट गन्स और संघ को हराया था। इसके बाद जो गन्स और संघ थे गुप्ता रूलर्स के हराने के बाद तब खत्म हुए थे।